स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर में दो लॉज हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और दूसरा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। तो इन दो लॉज को हम लोग समझेंगे कि क्या बोलते हैं लॉज और इनका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मेजर यूज जो होता है वो रिसर्च के पर्पज के लिए होता है। तो क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो तो वहां पर आपके पास में एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप अपना रिसर्च डिजाइन बनाते हो, अपनी मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हो। तो यहीं पर इसी के अंदर में एक चीज आती है हमारी डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं हमको एक तो कौन सा डेटा चाहिए, दूसरा हम वहां पर ये डिसाइड करना होता है हमको कि वो डेटा हम लोग कौन से मेथड से कलेक्ट करने वाले होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैंपलिंग मेथड। सेंसस मेथड हमसे ये बोलता है कि जो पॉपुलेशन को आपको स्टडी करना है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारी पूरी पॉपुलेशन है, तो जो पॉपुलेशन को हमको स्टडी करना है उस पॉपुलेशन के अंदर में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट्स को हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम कौन सा मेथड कंडक्ट कर रहे हैं, हम सेंसस मेथड को कंडक्ट कर रहे हैं वहां पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंसस मेथड अप्लाई करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर एक यूनिट को जाकर के वहां पर अगर स्टडी करोगे तो आपका एक तो टाइम बहुत जाएगा, दूसरा आपका पैसा वहां पर बहुत खर्च होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास में होता है जो कि सैम्पलिंग मेथड होता है। सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी ना करके इसका कुछ पार्ट यहाँ से हम लोग स्टडी करते हैं। तो सेंसस में हमने क्या किया, हर एक यूनिट को वहां पर स्टडी किया और सैंपल में हमने उस पॉपुलेशन का, उस सेंसस पूरी जो पॉपुलेशन है उसका कुछ पार्ट उठा करके वहां पर उसको स्टडी किया। तो इस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। अब यहाँ पर जब भी आप सैंपल को ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपकी एक अजम्पशन होती है। वो अजम्पशन ये होती है कि जो सैंपल आपने इस पॉपुलेशन से निकाला है वो सैंपल इस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन का जो मीन था वो अगर 50 है, तो जो सैंपल आपने ड्रॉ किया है उस सैंपल का मीन भी सम वॉट अराउंड 50 के आसपास ही होगा, या तो 49 होगा या तो 51 होगा, लेकिन उसी के आसपास में होगा। तो ये जो अजम्पशन हमारी होती है कि जो सैंपल हमने निकाला है वो सैंपल हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे वहां पर लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रहे हैं। तो लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में हम लोगों ने ये देखा कि दो लॉज हमारे लग रहे हैं, एक तो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। और इन्हीं दोनों लॉज के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो सैंपल को हमने ड्रॉ किया है वो सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का। सबसे पहले यहां पर हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को। अब देखिए मान लीजिए कि ये पूरी जो है, ये जो ग्रीन पोर्शन में आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, ये पूरी की पूरी हमारी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर में हमने क्या किया, एक हमने ड्रॉ किया ये सैंपल, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया सैंपल वन। एक और सैंपल है हमारे पास में, ये हो गया सैंपल टू, ये हो गया हमारा सैंपल टू। इसके बाद एक और हमने सैंपल लिया, ये हो गया हमारा सैंपल थ्री। इसके बाद ये हो गया सैंपल फोर और ये हो गया सैंपल फाइव। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको सैंपल वन टू थ्री फोर और फाइव ये सारे सैंपल आपको सेम साइज के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी होता है वो हमसे ये कहता है कि आपके पास में एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, आपके पास में एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन आपके पास में है। उस लार्ज पॉपुलेशन से आपने एक लार्ज सैंपल ड्रॉ किया। अब ये जो लार्ज सैंपल आपने ड्रॉ किया है वो आपकी पॉपुलेशन के आसपास ही होगा, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें यहाँ पर इस लॉ को, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक दूसरा सैंपल भी उसी पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हो और वो भी उसी सेम साइज का होता है जिस साइज का आपका सैंपल वन है, मतलब सैंपल वन इज इक्वल टू सैंपल टू इज इक्वल टू सैंपल थ्री इज इक्वल टू सैंपल फोर इज इक्वल टू सैंपल फाइव। तो जो भी हमने वन टू थ्री फोर फाइव सैंपल यहाँ पर ड्रॉ किया अगर वो सेम साइज के हैं तो इन सारे सैंपल का जो भी स्टैटिस्टिक्स आप निकालोगे वो लगभग लगभग सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सैंपल वन का मीन निकाला तो ये मीन आपका निकला 50। अगर आप सैंपल टू का देखोगे तो वो हो सकता है 49.5 है। सैंपल थ्री का अगर आप देखोगे तो वो हो सकता है 51 है। सैंपल फोर का अगर आप देखोगे तो हो सकता है 51.5 है। सैंपल फाइव का देखोगे तो वो होगा 48.5। मतलब 50 के आसपास ही यहाँ पर सारे के सारे हमारे होंगे। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे अगर आप 50 और 49.5 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको 0.5 देखने को मिलेगा। 51 और इसके बीच में देखेंगे तो मतलब इन सब में अगर आप डिफरेंस देखो तो वन से लेकर के टू के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम कहें यहाँ पर कंक्लूड करें बात को तो ये होता है कि इनके बीच में लीस्ट डिफरेंस होता है।
तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ने हमसे क्या कहा कि एक पॉपुलेशन अगर हमारे पास में है, उस पॉपुलेशन से अगर हमने एक सैंपल निकाला, तो वो सैंपल का, अगर वो सैंपल बड़े साइज का है, तो वो सैंपल का जो स्टैटिस्टिक हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, कोई भी आप कैलकुलेट करो, तो वो सम वॉट अराउंड आपकी पॉपुलेशन के बराबर होगा। दूसरी चीज, उसी साइज के अगर आप बाकी के सैंपल यहां पर निकालोगे, उन सैंपल्स में, उन सारे सैंपल में जिनका साइज इक्वल है, उन सारे सैंपल में यहाँ पर लीस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया। तो यही होती स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, आपको एक रेगुलरिटी देखने को मिलती है हर एक सैंपल में, सैंपल 1 2 3 4 सब में आपको एक रेगुलरिटी देखने को मिलेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसके बाद थोड़ी थ्योरी अगर हम इसकी समझें, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है। The law of statistical regularity formulated in the mathematical theory of probability lays down that a moderately large number of items chosen at random from a very large group are almost sure on an average to have the characteristics of the large group. इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक बड़ा सैंपल निकालते हो, तो उस सैंपल के जो फीचर्स होंगे वो आपकी इस पॉपुलेशन के लगभग लगभग ऑन एन एवरेज बराबर होंगे। इसके बाद यहां पर बोल रहे हैं दिस लॉ होल्ड्स गुड इफ इट मीट्स टू कंडीशन। तो दो कंडीशन यहां पर होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर कि सैंपल आप रैंडमली उसको सेलेक्ट करो, मतलब आप अपने मर्जी से जाकर के ना चूज करो कि आपको ये पर्टिकुलर यूनिट को उठाना है, उस पर्टिकुलर यूनिट को उठाना है। आप रैंडमली जाओ और किसी को भी वहां पर पिक कर लो। ठीक है, रैंडमली उठाने का मतलब है कि हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने के चांस वहां पर इक्वल होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर कंडीशन हमसे बोली द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी लार्ज, आपका सैंपल जो है वो लार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे सैंपल वहां पर पिक करो। देखिए होता यह है कि अगर आप छोटा सैंपल उठाओगे, अगर आप छोटा सैंपल उठाओगे, तो वो सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे पॉपुलेशन का नहीं होता है। बड़े सैंपल में बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। जैसे इसके अंदर मान लीजिए कई यूनिट्स होंगी, इसके अंदर में छोटी छोटी कई यूनिट्स होंगी। अब एक यूनिट का जो मीन है वो हो सकता है यहाँ पर 48 हो, एक का हो सकता है 90 हो, एक का हो सकता है 10 हो। तो क्या होता है कि जो एक्सट्रीम होती हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और वो हमारी पॉपुलेशन के बराबर में आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इलेबरेट फॉर्म में बताया गया और उसके बाद यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया। एग्जांपल समझते देखिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ 1000 पीपल, वी टेक अ सैंपल ऑफ 100 पीपल एंड फाइंड आउट द एवरेज। सपोज अनदर पर्सन टेक्स अनदर सैंपल ऑफ 100 पीपल, यानी कि ये हो गया हमारा सैंपल 1 और ये हो गया हमारा सैंपल 2 from the same population and finds the average weight found out by both the person, यानी कि सैंपल 1 एंड सैंपल 2 will have the least difference। तो दोनों में लीस्ट डिफरेंस होगा यहाँ पर अगर उनका साइज सेम है। On the other hand, if the average weight of the same 1000 people is find out by the census method, the result will be more or less the same। मतलब आप ये कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली वो सेम होगा, ये नहीं कि एकदम बराबर ही होगा सैंपल 1 और सैंपल 2 के, वो लगभग लगभग उनके आसपास में ही होगा। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन का जो मीन था, पॉपुलेशन का जब मीन आपने निकाला तो वो आया यहाँ पे 49। सैंपल 1 का आपने निकाला तो सैंपल 1 का आया 48.5। सैंपल 2 का जब आपने निकाला तो सैंपल 2 का यहाँ पे आया 49.5। तो देखिए इन दोनों में, क्योंकि इसमें भी 100 यूनिट्स थे, इसमें भी 100 यूनिट्स थे, इन दोनों में सैंपल 1 और सैंपल 2 इनमें लीस्ट डिफरेंस होगा, प्लस ये दोनों का जो मीन होगा वो हमारी पॉपुलेशन के लगभग लगभग बराबर होगा। तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसके बाद अगर हम आते हैं हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स पे, तो वो कुछ उसमें ज्यादा नहीं है। अगर आपको स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी समझ में आ गया तो उसमें हमने सबसे पहले बात यही करी थी कि जो सैंपल आपका होता है वो लार्ज साइज का होना चाहिए। अगर आपका सैंपल लार्ज साइज का है तो वो आपकी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर जो होता है वो इसी का ही एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है, जो हमने अभी स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी पढ़ा उसी का एक एक्सटेंडेड यहाँ पर वर्जन होता है। ये हमसे बोलता है लॉ कि जो सैंपल आपने चूज किया है, जो सैंपल आपने चूज किया है, वो सैंपल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही वो बेटर तरीके से आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा सैंपल 1, ये हो गया हमारा सैंपल 2 और ये हो गया हमारा सैंपल 3। यहां पर ये हमारी पॉपुलेशन, आपको पता, मान लीजिए कि पॉपुलेशन का जो मीन आपने निकाला, जो पॉपुलेशन का मीन आपने निकाला वो मान लीजिए कि 49 था। अब यहां पर सैंपल 1 का जब आपने मीन देखा तो सैंपल 1 का मीन था 48.5। सैंपल 2 का जब आपने मीन देखा तो वो आपका निकला 45। सैंपल 3 का जब आपने मीन देखा तो वो हो सकता है 90। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो सैंपल आपका सबसे बड़ा है, जो सैंपल आपका सबसे बड़ा है, वही सैंपल का मीन या फिर वही सैंपल बहुत बेटर तरीके से आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी के जो सैंपल हैं, जैसे सैंपल 2 हो गया वो उससे छोटा था, यानी कि अगर हम साइज वाइज देखें तो सैंपल 1 हमारा सबसे बड़ा है, सैंपल 2 हमारा उससे बाद है और उसके बाद फिर सैंपल
3 है। तो जो सैंपल हमारा सबसे बड़ा है वही सबसे अच्छे तरीके से हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी के 2 सैंपल जो हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर आप छोटा सैंपल उठाते हो तो वहां पर जो यूनिट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स जो होंगी हो सकता है इसके अंदर में सारी जो यूनिट्स हैं उनका जो अगर मान लीजिए वेट का मीन ले रहे हैं तो 90 हो, 90 हो, 85 हो। इसी तरीके से इसमें भी हो सकता है इसमें 85 हो और फिर उसके बाद मान लीजिए कि 70 हो। और ये जो बड़ा साइज है इसमें कुछ यूनिट्स हो सकता है 90 की हो, कुछ यूनिट्स हो सकता है 80 की हो, कुछ यूनिट्स हो सकता है यहाँ पर 10 की हो। तो क्या होता है कि जो छोटी यूनिट्स होती है सबसे छोटी वाली और जो सबसे बड़ी वाली यूनिट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। और बैलेंस करने का रिजल्ट ये होता है कि ये हमारा पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। छोटा सैंपल अगर आप लोगे तो वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बड़ा सैंपल लोगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। थ्योरी अगर हम इसकी पढ़े तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स इज अ कोरोलरी, यानी कि इमीडिएट डिडक्शन। इमीडिएट डिडक्शन का मतलब होता है कि जो आपने स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी पढ़ा उसी को ही हम लोग अगर डिड्यूस करते हुए आए तो हमको लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स यहाँ पर मिलता है। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लार्जर द साइज ऑफ द सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी। जितना बड़ा आपका सैंपल का साइज होगा उतने ज्यादा आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे पॉपुलेशन के रिलेशन में। इसके बाद आपको यहाँ पर वही रीजन बताया गया कि बड़ी यूनिट्स और छोटी यूनिट्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन द लार्ज नंबर आर कंसिडर्ड द वेरिएशंस इन द कंपोनेंट पार्ट टेंड्स टू बैलेंस ईच अदर एंड देयरफॉर द वेरिएशन इन द एग्रीगेट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो लॉस की बात करी। एक हमने बात करी स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में हमने ये पढ़ा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम सेम साइज के सैंपल उठाते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें भी 100 यूनिट्स, इसमें भी 100 यूनिट्स, इसमें भी 100 यूनिट्स, तो ये जितने भी सैंपल्स हमने उठाए हैं ये सारे के सारे सैंपल्स में आपस में लीस्ट डिफरेंस होगा। और जितने ज्यादा ये बड़े होंगे उतना ही बेटर तरीके से ये हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने बात करी इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स की। तो इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स इसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था जिसने ये बोला कि जितना बड़ा सैंपल आप लोगे, जितना बड़ा आप सैंपल लोगे उतना ही बेटर तरीके से वो सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और आपके रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर ये दोनों लॉस को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।